नमस्कार दर्शकों, मैं संजना विजन आईएएस की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं विजन संवाद के आज के इस सेशन में। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विजन आईएएस के एक्सपर्ट फैकल्टी इंद्रजीत सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने आप को डिसिप्लिन या मोटिवेटेड रखने के लिए या और भी कई क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए, वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, जहाँ पे एक जैसे महत्वाकांक्षी लोग जिनके सिमिलर गोल्स होते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं और अपनी आकांक्षाओं को संपूर्ण करने की कोशिश करते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 10-20 लोगों का अनौपचारिक स्वैच्छिक संगठन है, वॉलंटियर एसोसिएशन। उसमें जितने लोग हैं वो समान पृष्ठभूमि के, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि लगभग लोगों का सेम होता है, और वो अपने बचत को जमा करते हैं आवधिक रूप से। और जब बचत ठीक ठाक हो जाता है तो कोई एक कुटीर उद्योग या छोटा सा उद्यम स्टार्ट करते हैं, और ये स्वरोजगार का एक माध्यम है जिस माध्यम से वो अपनी निर्धनता, गरीबी को दूर कर पाते हैं। सर, ये तो समझ आ गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या हैं। अब ये हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार में बताइएगा कि ये काम कैसे करते हैं। हाँ, तो मैम इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि समान पृष्ठभूमि वाली महिलाएं 10 से 20 जमा होती हैं। ऐसे पुरुषों का भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बन सकता है, लेकिन सरकार का फोकस महिलाओं पे है। तो जैसा कि हम लोग बचपन से पंचतंत्र में पढ़ते आ रहे हैं कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब लकड़ी का गट्ठर होता है उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये समूह की शक्ति वाले सिद्धांत पे चलता है। इनका सामूहिक सौदेबाजी बढ़ जाता है इस समूह बनाने से। इनका जो बचत बढ़ जाता है, और बैंक में जब एक लेवल के ऊपर इनका बचत हो जाता है तो बैंक में इनका खाता खुलवा के सेल्फ हेल्प ग्रुप को लिंक करा दिया जाता है। बैंक 5-6 महीना तक देखती है कि कैसा ये लोग रजिस्टर खाता बही मेंटेन कर रहे हैं, कितना बचत मेंटेन कर रहे हैं, और उसी बचत के अनुपात में इनको कई गुना ज़्यादा लोन दिया जाता है। अब उस लोन के माध्यम से ये महिलाएं कुछ लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग शुरू कर सकती हैं, और उससे जो लाभ मिलता है तो उससे बैंक का किस्त दे देते हैं। एक चीज़ और कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो किसी इंडिविजुअल को, किसी एक सदस्य को या सदस्य को खुद भी कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, कोई दिक्कत हो गया, तो वो जैसे कि उनका बेटा बीमार हो गया या फिर उनके पति बीमार हो गए, तो उनको पैसा चाहिए डॉक्टर से इलाज के लिए। तो एक तो उपाय है कि साहूकार के पास जाए, वहाँ बहुत ज़्यादा दर होता है, ब्याज दर। लेकिन यहाँ पे आसान शर्त पे समूह से ही ऋण ले सकती हैं, लोन ले सकती हैं, और फिर वो किस्त के माध्यम से धीरे धीरे वापस कर सकती हैं। आपको मैं यहाँ पे स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। 1959 में स्वयं सहायता समूह की तरह एक संगठन बना। बॉम्बे के, उस समय बॉम्बे एक चौल में 7 महिलाएं गपशप कर रही थीं, और गुजराती महिलाएं थीं, और यही गपशप चल रहा था कि हम लोग का लाइफ कितना बोरिंग है, हम लोग का पति दिन भर दफ्तर जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, दिन भर हम लोग खाली रहते हैं, क्यों ना कुछ धंधा शुरू किया जाए। तो महिलाओं ने सोचा कि हम लोग पास तो बस एक ही स्किल है, और वो है खाना बनाने का, कुकिंग का। तो फिर डिसाइड हुआ कि पापड़ हम लोग बनाते हैं, उसको बेचेंगे। उन लोगों ने धन इकट्ठा किया, तो 80 रुपये धन इकट्ठा हुए, पैसे। और आज का अगर मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन से उसको अगर एडजस्ट कीजिएगा तो आज के हिसाब से 6800 रुपये उन्होंने जमा किया, पापड़ बनाया, बेचा, कुछ लाभ हुआ। अब वो आज ये स्थिति है कि वो कंपनी बन चुका है, उसका 1500 करोड़ का टर्नओवर है। देश के हर एक कोने में उनका पापड़ बिकता है, लोग पापड़ खाते हैं, हम लोग भी बचपन से खाए हैं पापड़। और देश क्या 25 देशों में एक्सपोर्ट होता है, वो है लिज्जत पापड़, है ना। और उसमें 7 महिलाएं थीं, आज 45,000 महिलाएं हैं।
और 45,000 महिलाएं आज हैं, और ये सिर्फ महिला मत सोचिए, ये हर एक परिवार की एक महिला है, तो मतलब 45,000 परिवार को उन्होंने आर्थिक रूप से सशक्त किया है। तो आप देख सकते हैं कि वो बचत के माध्यम से कैसे छोटा उद्यम धीरे धीरे बड़ा हो सकता है। तो ये इसका पोटेंशियल है। सर बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझाया, और ये लिज्जत पापड़ वाली जो स्टोरी है ये बहुत ही बढ़िया थी। सर एक और सवाल पूछते हैं कि भारत में इनकी शुरुआत कब हुई? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कब से भारत में एग्जिस्टेंट है? कब हमने इनको शुरू किया है, या कोई लीगल कोई बैकग्राउंड इनका है क्या? मैम ये इसका इतिहास तो बहुत पुराना है। मतलब गांधीवादी दर्शन में भी आप देख सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को समर्थन आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे अपना सहयोग के साथ परस्पर सहयोग की भी भावना होती है। तो लिज्जत पापड़ में भी 1959 में शुरू हुआ था, वहाँ भी यही इसका आप देख सकते हैं। लेकिन एक ढंग से शुरुआत समझ सकती हैं 1972 में गुजरात में एक समाज सेविका थी इला भट्ट। उन्होंने सेवा संगठन प्रारंभ किया। उन्होंने काफ़ी महिलाओं को जो कौशल प्रशिक्षण दिया, और उनको कढ़ाई बुनाई बुनकर जितनी महिलाएं थी उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठित किया, और उसका काफ़ी आगे काफ़ी महिलाएं सशक्त हुई। बाद में जस्ट 20 साल बाद आप देख सकती हैं कि 1992 में नाबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का बैंक से लिंकेज हो ताकि ऋण आसानी से मिल पाए। तो उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्रांति आ गई, जैसे ये आंदोलन की तरह प्रारंभ हुआ। और इसी का पोटेंशियल देखते हुए सरकार ने 1999 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना प्रारंभ किया, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वरोजगार के माध्यम से अपने जो निर्धन महिलाएं हैं वो निर्धनता दूर कर सकें। सर इससे हमें ये तो समझ आया कि महिलाओं का सशक्तिकरण तो काफ़ी अच्छे लेवल पे हो रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप से। क्या सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इनका कुछ आ रहा है हमारी सोसाइटी पे? उसके ऊपर ज़रा चर्चा कीजिए। महिलाओं का जो सशक्तिकरण भी हो रहा है, उसमें काफ़ी लोगों को लगता है कि सिर्फ ये आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। नहीं, इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, आयाम हैं। ये तो मुझे और आपको समझ में आता है कि उनको आसान शर्तों पर ऋण मिल रहा है, उस ऋण के माध्यम से कुछ अपना उद्यम शुरू उन्होंने प्रारंभ किया, लाभ आया, तो आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। लेकिन वो आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभाव क्या होता है? महिला जिसका पति दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, 10,000 रुपये 8,000 रुपया कमा रहा है, और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 10,000 रुपये कमा रही है, तो घर के अंदर भी जो निर्णय लेने में उनको भागीदारी बढ़ रहा है। तो एक देखेंगे कि परिवार के अंदर भी सशक्तिकरण उनका हो रहा है। जो बड़ा ही एक जगह मैंने पढ़ा था सेल्फ हेल्प ग्रुप के संदर्भ में, बड़ा अच्छा था कि जो घास फूस होता है बड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन वही घास फूस मिलके जब रस्सी बनाते हैं तो बड़ा से बड़ा हाथी, शक्तिशाली हाथी को बांध देता है वही रस्सी। तो ये जो सामूहिक शक्ति मिलती है महिलाओं को, तो ये देखा गया कि महिलाएं आती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में और अपना जो प्रॉब्लम है हर तरह का वहाँ पे शेयर करती हैं, और दूसरी महिलाएं अपने एक्सपीरियंस से या और किसी माध्यम से उनको सहायता करने का प्रयास करती हैं। तो एक प्रकार से महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप मायके के समान है, जो हर कठिन परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहता है। और जब अगर ये भी डेटा आया है कि जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस से कम ग्रसित हैं, क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो प्रेशर है उनके घर पे उसका प्रभाव रहता है। और अगर किसी का पति या बेटा बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रेशर के कारण वो धीरे धीरे कम हो जाता है। महिला चूँकि घर के दहलीज से बाहर निकलती है तो वो सामाजिक रूप से मुखर हो जाती है, ज़्यादा स्मार्ट हो जाती है, कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ जाता है, क्योंकि अब उसे मार्केट जाना है, सामान बेचना है, अब उसे बैंक जाना है खाता खुलवाने। तो ये मुखरता फिर उनके राजनीतिक सशक्तिकरण में सहायता करता है। हिमालय क्षेत्र में महिलाएं जो सर्वे हुआ
हिमाचल प्रदेश का सर्वे है कि जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं उनका ग्राम पंचायत में चुनाव लड़के जीतने का जो स्ट्राइक रेट है अन्य महिलाओं से ज़्यादा है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रभाव है। मैं आपको कुडुम्श्री जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वहाँ का, केरल का, उसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कितना सशक्तिकरण ये सेल्फ हेल्प ग्रुप करता है। कैफ़े कुडुम्श्री नाम से वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू हुआ। वहाँ पे कुछ महिलाएं समूह बना के कैंटीन चलाती थीं, खुद ही उसका प्रबंधन करना, खुद ही खाता बही सब कुछ करना। तो ये काफ़ी सफल मॉडल रहा और काफ़ी महिलाओं को वहाँ पे उससे फ़ायदा हुआ। तो सरकार ने भी देखा कि क्यों ना सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को हम ऊपर लाएं, आर्थिक सशक्तिकरण करें। तो कुडुम्श्री नाम से वहाँ पे स्कीम प्रारंभ हो गया और आज ये स्थिति है कि केरल में 50% जो हाउस होल्ड हैं उसमें से कम एक न एक महिला कुडुम्श्री योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी हुई है। और जिसका प्रभाव ये हुआ है कि नीति आयोग का रिपोर्ट है कि भारत में सबसे कम कहीं अगर गरीबी है तो केरल में है, वो 1% से कम है जी। और ये तो गरीबी की बात है। मैं आपको एक और डायमेंशन बताना चाहता हूँ। महिलाएं जो कुडुम्श्री में हैं, 2018 में जब बड़े स्तर पे केरल में बाढ़ आई तो इन्हीं महिलाओं ने उसी कैंटीन से लोगों को खाना खिलाया जो कठिन परिस्थितियों में थे, लाखों लोगों को। और वो तो छोड़िए, कुडुम्श्री में जो महिलाएं हैं सब महिलाओं ने पैसा जमा करके राज्य सरकार को आपदा राहत कोष में 7 करोड़ रुपए दान दिए। 7 करोड़। अब जरा सोचिए कि सरकार पैसा खर्च कर रही है कि मैं निर्धन महिलाओं को सशक्त करूं, यहाँ तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाएं सरकार को सशक्त कर रही हैं। और साथ में एक जो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन है तो उसमें भी बड़े अच्छे से भाग ले रही है। तो हमारे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है, बहुत प्राउड वाली बात है। हमने ये समझा कि इसके बेनिफिट्स क्या है। जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ के बेनिफिट्स हैं तो उसके एक नेगेटिव साइड भी होगी, कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी उसमें होंगे। और कहा भी जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड सोशल चैलेंजेस भी कुछ हैं। तो ये चैलेंजेस क्या हैं, उनके ऊपर भी प्लीज़ चर्चा कीजिए। भारत के संदर्भ में अगर पूरा देखिएगा तो एक अजीब सा नॉर्थ साउथ डिवाइड दिखता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के संदर्भ में। 75% सेल्फ हेल्प ग्रुप दक्षिण भारत में है और अधिकतम सफल सेल्फ हेल्प ग्रुप आप देखेंगे दक्षिण भारत में है। तो उसके पीछे यही उभर के सामने आता है कि उत्तर भारत में प्रतिसत्तात्मक सोच दक्षिण भारत की तुलना में ज़्यादा है। सामंतवादी संस्कृति ज़्यादा है और किसी भी सामंतवादी समाज में उद्यमशीलता को, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। तो महिलाएं यहाँ तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेती हैं, लेकिन अब ये प्रतिसत्ता उनको बार बार बाहर जाने से रोकती है, क्योंकि उनको साप्ताहिक बैठक करना है, उन्हें मार्केट जाना है, उन्हें बैंक जाना है, तो ये घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। उसके अलावा चैलेंज में जो सोचा गया था कि बैंक जिस रूप में सपोर्ट करेगा उस लेवल पे नहीं हो पाया। काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंप्लेन है कि जो उनको रिक्वायरमेंट है धन का, ऋण का, उसका मात्र 50% या 60% ही बैंक से मिल पाता है। इसके अलावा महिलाओं को जिस स्तर पे प्रशिक्षण देना था, स्किल डेवलपमेंट करना था, वो सरकार की तरफ से आज तक उस लेवल पे नहीं हो पाया है। और इसमें रिक्वायरमेंट है कि अधिकतम आप 20 महिलाएं ही शामिल हो सकती हैं, 20 सदस्य हो सकते हैं। तो इस कारण से सेल्फ हेल्प ग्रुप बड़ी कंपनी के रूप में आगे नहीं बन पाता है, छोटा ही लघु रह जाता है। जो महिला एक्चुअली में उद्यमशील है, एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल है, टैलेंट है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल होना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि उससे अच्छा है कि हम अपना स्टार्टअप खोल लें, ग्रोथ इधर लिमिटेड है। तो इस कारण से यहाँ पे काफ़ी अब चैलेंजेस भी आपको देखने को मिल जाता है।
सर हमने ये चैलेंजेस देखे कि कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, कुछ सोशल चैलेंजेस भी हैं, तो क्या सरकार इन चैलेंजेस को डील करने के लिए कोई नीति लेके आ रही है, कोई स्टेप्स सरकार ने अगर उठाए हैं तो उनके बारे में बताइए। सरकार तो जैसा मैंने बताया कि 92 से नाबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक का लिंकेज कार्यक्रम प्रारंभ किया था। 99 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना आया। वही अब दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से सरकार चला रही है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। उसके तहत 4.25 करोड़ महिलाओं को लामबंद किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। करीब 40 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और इसमें उनको प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है। ठीक ठाक उनको ऋण मिल जाता है इसमें। इसके अलावा सरकार जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऋण देने का जो प्रावधान है उसको प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में शामिल कर दिया है, ताकि बैंक भी उत्साहित रहे ऋण देने के लिए। और सारस नाम से सरकार ने योजना चलाई है, जिसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो प्रोजेक्ट बन रहा है, जो उत्पाद बन रहा है, उसकी प्रदर्शनी लगाई जा सके ताकि उनको मार्केट तक एक्सेस हो सके। और विभिन्न राज्य सरकार का भी अब फोकस इस तरफ बढ़ गया है। केरल में जैसा मैंने बताया था कि कुटुम्बश्री योजना है, उसी प्रकार से बिहार में भी जीविका मिशन नाम से प्रारंभ हुआ है। तो उसी के तहत जीविका मित्र होती हैं जो महिलाओं को जाके प्रशिक्षण देती हैं। और मज़ेदार बात है कि सरकार का फोकस समझिए कितना ज़्यादा अब इस पर हो गया है। वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने लखपति दीदी योजना को की घोषणा की है। सर ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लखपति दीदी। इस योजना के बारे में बताइए प्लीज़। लखपति दीदी बड़ा कैची नेम है एक्चुअली। इसमें सरकार का विजन है कि 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कुछ उद्यमशीलता कर सकें। कौशल प्रशिक्षण में जैसे प्लम्बिंग का काम है, कुछ LED बल्ब बनाने का जो स्किल सेट है, या फिर ड्रोन का रखरखाव है, कृषि संबंधी जो यंत्र होते हैं उनका रखरखाव है। तो वो सब स्किल सेट करके और उनको इतना एम्पावर कर दिया जाए ताकि साल का कम से कम 1 लाख रुपए वो कमा सकें। तो 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का ये प्रावधान इस योजना में है। यानी कि हम औरतों को मेल डोमिनेटेड चीज़ें भी सिखा रहे हैं। जैसे प्लम्बिंग हार्डली कोई हमें देखने को मिलता है कि कोई औरत प्लम्बिंग का काम कर रही हो, या कृषि जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी देखरेख का काम भी औरतें नहीं कर रही हैं। तो ये सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं, उनके लिए सोशल एम्पावरमेंट का भी काम करेगा। बिल्कुल। तो सर ये तो बात रही कि सरकार क्या कर रही है। अब हमने इतनी बात की, आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया। एक और सवाल का जवाब दीजिए, आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में आपको क्या लगता है कि और क्या प्रयास किए जाने चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए? जहाँ भी सेल्फ हेल्प ग्रुप सफल हुआ है, वो भारत के बाहर ही क्यों ना हो या भारत के अंदर ही क्यों ना हो, तो उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है और उस मॉडल को दूसरे राज्यों में वहाँ के दशाओं के अनुकूल करके लागू करने की आवश्यकता है। जैसे कि जैसे केरल में कुडुम्श्री बड़ा फेमस हुआ और सक्सेसफुल हुआ। तो कुडुम्श्री मॉडल में एक और चीज़ है कि उसको ग्राम पंचायत के साथ उसको इंटीग्रेट किया गया है, उसको जोड़ा गया है। कुडुम्श्री के जो प्रतिनिधि होते हैं वो ग्राम पंचायत की बैठकों में बैठते हैं, उनके अधिकारियों के साथ बैठते हैं। तो इससे क्या होगा कि सरकार बहुत सारे योजनाएं ग्राम पंचायत के माध्यम से चलाती हैं। अब उन योजनाओं को अगर अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ दिया जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ, जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, तो मान लीजिए 10 महिलाएं हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि उनको मत्स्य पालन करना है। उनका जो अधिकतर जो भी पूंजी है जो उन्होंने बचत किया है, उसमें अधिकतम पैसा चला जाएगा उसकी तालाब की खुदाई में, श्रमिक लगाने में, और मनरेगा के तहत एमजी नरेगा जिसको कहते हैं, उसके तहत ग्राम पंचायत बहुत सारा काम कराती है। उसी के तहत अगर तालाब खुदवा दे तो महिलाओं का पूंजी बहुत बच जाएगा, वो दूसरी चीज़ में इन्वेस्ट मत्स्य पालन में ही कर सकती हैं। तो इस प्रकार से इंटीग्रेट किया जा सकता है।
दूसरा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को सही से अगर ऋण नहीं मिल पा रहा है बैंक से, तो हम लोग बांग्लादेश मॉडल से सीख सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से कैसे महिलाओं को सूक्ष्म ऋण दिया गया और वहाँ पे महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण बड़े स्तर पे हुआ है। बांग्लादेश एक सक्सेस कहा जाता है महिलाओं के संदर्भ में, खासकर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि तो भारत जैसा ही है। वहाँ भारत से भी ज़्यादा गरीबी थी, निर्धनता थी, लेकिन इस माइक्रो फाइनेंस ने, सूक्ष्म ऋण ने महिलाओं को इतना आगे किया कि महिलाओं का श्रम बल में भागीदारी, जिसको फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो बोलते हैं टेक्निकल शब्दों में, वो भारत से ज़्यादा है, करीब 30% के आसपास है। और हम लोग दुनिया में कम महिला भागीदारी वाले देशों में हैं। तो उस मॉडल को हम लोग यहाँ रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये, और दूसरी बात कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो प्रोजेक्ट बनता है, तो अभी भी वो प्रॉब्लम है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो तकनीक उनको दिया जाए ताकि वो बैकवर्ड लिंकेज हो सके और मार्केट तक एक्सेस हो सके, उसके लिए फॉरवर्ड लिंकेज करने की आवश्यकता है। तो इन सब माध्यम से मुझे लगता है कि भारत भी, हर एक राज्य एक्चुअली केरल की तरह सक्सेसफुल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे सभी सवालों का जवाब एक स्टोरी फॉर्मेट में और बहुत कॉम्प्रहेंसिव तरीके से देने के लिए। सेल्फ हेल्प बुक्स आर द वर्ड्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर वेयर इट इज़ एट। अमेरिका की फेमस मॉडल टर्न्ड बिजनेस वुमेन ने एक ये कोट दिया था, जिसका मतलब है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक ऐसे पक्षियों का समूह है जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, जो उड़कर पूरा आसमान काबू करना चाहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारे देश की महिलाएं भी उसी तरीके से उन पक्षियों की तरह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर सकें और सफल हो सकें। मिलते रहेंगे आपसे विजन संवाद के ऐसे ही सेशंस में। तब तक के लिए धन्यवाद।